कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। उर्द और मूंग की बुआई के समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। बरसात में बकरियों की देखरेख और आहार प्रबंधन। दलहनी फसलों में उड़द और मूंग की खेती इस समय करके आप कम समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो अगर आप उड़द और मूंग की बुआई की तैयारी कर रहे हैं तो बुआई के समय वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए तकनीकों का पालन करें। तो क्या है वैज्ञानिक तकनीक, आइए जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के डॉक्टर संदीप तोमर से। अब जुलाई का जो समय चल रहा है, इसमें जुलाई के अंतिम और अगस्त के प्रथम सप्ताह तक हम उड़द और मूंग की बुवाई कर सकते हैं। उड़द और मूंग की जो प्रजातियां हैं 80 से 85 दिन में पकने वाली, और उसके बाद उसमें हम गेहूं लगाते। जहां भी इस फसल को बोया जाए जल भराव की समस्या नहीं होना चाहिए। जल भराव से मुक्त मृदा में इसकी बुवाई करें। तो उसमें हम देखें कि जो बुलई दुमट मृदाएं होती हैं जिनमें जल निकास की भी समुचित व्यवस्था होती है, उसमें इन फसलों की बुवाई कर सकते हैं। तैयारी में हम कहते हैं कि खेत को 2 बार अच्छी तरह से हैरों से जुताई करें, उसके बाद में फिर आप कल्टीवेटर टिलर जिसे कहते हैं उसके द्वारा तैयार करके और पाटा लगा दें। अब बात इसमें आती है खाद और उर्वरक की। तो देशी खादों की इसमें विशेष आवश्यकता नहीं है। इसमें उर्वरक की बात करें तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन स्टार्टर डोज जिसे कहते हैं उसके रूप में ज़रूरत पड़ती है, और इसमें लगभग 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता होती है। तो इसको या तो आप DAP 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देके पूरी कर सकते हैं, और इससे बुवाई के समय ही खेत में उपयोग कर देना चाहिए। खड़ी फसल में कोई भी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है। खेत तैयारी के बाद अब बात आती है बुवाई की, तो उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव होना चाहिए। तो उसमें हम देखें कि मूंग में नरेंद्र मूंग 1, नरेंद्र मूंग 3, पंत मूंग 1, इस तरह से, या मालवी जागृति, मालवी प्रिया, जो उपयुक्त प्रजातियां हैं आप इनकी बुआई करें। इसी तरह से उर्द में पंत उर्द 19, पंत उर्द 30, पंत उर्द 35, शेखर, आजाद 2, इस तरह से जो उपयुक्त उन्नतशील प्रजातियां हैं उनकी बुवाई करना उपयुक्त रहता है। इनकी बुआई के साथ साथ बात आती है अब बीज की मात्रा की। बीज में हम देखें कि इस सीजन में इसकी दोनों फसलों में 15 से 18 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के लिए संस्तुति की जाती है।
बीजोपचार की बात करें तो बीज में इसमें 2 तरह के उपचार किए जाते हैं। एक तो फंगस के लिए, जैसे हम कहते हैं कोई बीमारी न लगे तो इसके लिए हम कहते हैं कि थायरम नामक दवा की 1.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करें। इसी के साथ साथ ये दलहनी फसलें हमारे जो वायुमंडल है इसकी नाइट्रोजन को संचित करने की इसमें क्षमता है। तो ये नाइट्रोजन के लिए राइजोबियम कल्चर मिलाएं। 200 ग्राम कल्चर 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है। जो फास्फोरस है वो दलहनी फसलों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उसके अच्छे उपयोग के लिए या उसे घोलनशील करके फसल को उपलब्ध कराने के लिए PSP फास्फोरस घोलनशील जीवाणु कल्चर भी उपयोग करना जरूरी है। इस तरह से दोनों कल्चरों की 200-200 ग्राम मात्रा प्रत्येक की 10 किलोग्राम बीज के हिसाब से हल्का सा गोबर जो गुड़ होता है उसमें 10 लीटर में आधा किलो गुड़ गर्म करके मिला लें। तो इस तरह से जो चिपचिपा घोल सा बनता है उसके इस पर छिड़क के और फिर इस कल्चर को डाल के अच्छी तरह से मिला दें। इस तरह अच्छी तरह मिलाएं कि कल्चर का प्रत्येक जो बीज की सतह पर लग जाए। तब हम देखेंगे कि उपचार करने के बाद बीज को धूप में नहीं रखना चाहिए, धूप से बचाना चाहिए। और उसके बाद जब धूप कम हो शाम के समय, उस समय छिड़काव करके आप जो बुआई की विधि है उससे करें। किसान आमतौर पर बीज को छिड़क के बोता है, जो कि एक अवैज्ञानिक विधि है। पौधों की संख्या भी खेत में सही नहीं मिलती, बीज कुछ ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं तो उनका भी जवाब नहीं होता है, या कुछ ऊपर रह जाते हैं तो चिड़ियों द्वारा चुंग लिए जाते हैं। इसी तरह से हम कहते हैं कि सीड ड्रिल या मशीन द्वारा या हल के द्वारा कूड़ निकाल के उसमें हाथ से बीज डाल के पाटा लगाएं। इस तरह से लाइनों में बुवाई करें और लाइन की दूरी लगभग जो है 40-45 सेंटीमीटर रखें। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण की बात करें, ये इसमें पेंडीमेथिलिन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के 3 दिन के अंदर छिड़काव कर दें, तो उससे भी इसमें कोई भी खरपतवार नहीं होते हैं और खरपतवार से फसल को मुक्त किया जा सकता है। अगर आपने बकरियों का पालन किया है तो इनसे अधिक लाभ लेने के लिए बरसात में इनकी देखरेख में किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे, आइए जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर SP सिंह त्यागी से। देखिए, मैं आपको जो है बकरियों की देखरेख के बारे में जो है जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो है 14 महीने में 2 बार बच्चे देती है और बच्चे जो हैं वो ट्विंस होते हैं, एक बार में 2 बच्चे जनरली होते हैं। तो आजकल चूंकि चारागाह कम पड़ गए हैं तो एक बर्बरी जो ये हमारी ब्रीड है इसको आप बांध के भी खिला सकते हैं और बहुत अच्छी जो है नस्ल है ये बकरी की, तो दूध देने में भी और जो है मांस के लिए भी, क्योंकि ख़ास तौर से जो बकरी पालन है हमारा इसमें मेन पर्पज जो है वो मांस के लिए रहता और बाद में हम जो है दूध का भी जो है इससे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दूध जो है इसका वो ह्यूमन मिल्क से या आदमी के दूध से बहुत मिलता जुलता है। तो बच्चों के लिए या वृद्ध लोग हैं जो गाय या भैंस का दूध नहीं पचा सकते तो उनके लिए ये बहुत मुफीद है। तो जब हमारी बकरियां जो हैं वो प्रेगनेंसी में हों, बच्चा देने वाली हों या दूध दे रही हों, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि भाई बरसीम या जो है लूसर्न रिज का हमारा इनकी है जो है इनको 1.5 से 2 किलो हम दें। और हमेशा जो है जब दूध देती रहे या प्रेगनेंसी में हो तो 250 से 300 ग्राम जो है हम इनको दाना देते रहें। ये बड़ा ज़रूरी है बकरियों में उनकी सेहत के लिए। और इस दाने में हमें ये ध्यान रखना है कि 1% नमक और 2% जो है हमारा मिनरल मिक्सचर अवश्य होना चाहिए। इससे जो बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे मिल्क फीवर है या बीमारियों से लड़ने की ताकत भी जो है हमारी आती है, तो कभी बकरियां कम से कम बीमार होंगी और हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक जो है लाभ मिलेगा। अब जो है बरसात आने वाला है या कुछ जगह पर बरसात चल रही है, तो किसान भाई जो हैं जो टीकाकरण है, चाहे वो
बकरियों में जो है चेचक का है या फूट एंड माउथ डिजीज है FMD, तो इनके सबका जो है टीकाकरण करा लें। और बरसात में जो है पैरासाइट्स भी जो है परजीवी भी बहुत आते हैं। परजीवियों में जैसे जूं है, किलनी है, किलौनी है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल पैरासाइट्स हमारे राउंड वर्म्स हैं, टेप वर्म्स हैं। जो बाह्य परजीवी हैं ये खून चूस जानवर को एनी या जो है खुजली या उसके बाल उड़ना ये सब होता। और जो अंदर के पैरासाइट हैं वो आंतों से जो है और पूरा भोजन खा जाते हैं और कई तरह की ये फैलाते हैं। तो इसके लिए जो है अब आइवरमेक्टिन जो है इंजेक्शन आ गया है। ये आइवरमेक्टिन जो है चाहे आपके बाहर के कीड़े हों चाहे अंदर के कीड़े हों, सभी कीड़ों को जो है 3-4 घंटे में जो है ये साफ कर देता। और आइवरमेक्टिन की डोज जो है बकरियों में वो 1 से 2 ml रहती है और सब कट लगता, कोई भी किसान भाई जो है लगा सकता। और 6 महीने तक जो है इसकी वो रहती है, तो 6 महीने तक फिर किसी भी तरह के नहीं होंगे। और बरसात में जो है यही 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई जहाँ गंदे तालाब जो है घोंगे उनके पास ना ले जावें अपने जो है बकरियों को, क्योंकि उनसे घोंगे में ही जो है लिवर फ्लूक जो पैरासाइट है परजीवी ये जो है बकरियों में आ जाता। तो ये अगर इतनी चीज़ें आप कि भाई फीडिंग में हम जो है ल्यूसर्न है या बरसिम है या जो है पत्तियां जो है हमारे पेड़ों की पत्तियां, हरी पत्तियां, या आप जो है उनको दाना जो है 250 से 300 ग्राम रोजाना देते रहेंगे जिसमें नमक और खनिज मिश्रण अवश्य हो, तो आपकी बकरियां जो हैं वो अधिक से अधिक लाभ जो है देंगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने मक्का की फसल समय से लगाई है, उनकी फसल अब बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय कुछ समसामयिक कार्यों को करना जरूरी हो जाता है। तो किसान भाइयों, कौन कौन से ये प्रबंधन कार्य हैं, इसके लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश नाथ सिंह से। अब उन्हें विशेष ध्यान देना है कि मक्के में खरपतवार और कीट व्याधि का प्रकोप होने का समय है और इससे उनको छुटकारा लेना चाहिए, अपनी फसल को बचाव करना चाहिए। तो जब वर्षा की थोड़ा अंतराल हो, मतलब खेत में चलने लायक हो, पानी नहीं लगा हो, खेत में नीचे धंस नहीं रहा हो, दब नहीं रहा हो, उस परिस्थिति में इन क्रियाओं को कोई भी शस्य क्रिया या कीट नियंत्रण की क्रिया को उसी समय करना चाहिए। ऐसे तो मक्के के खेत में जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तभी मक्के की फसल अच्छी होगी। और साथ ही खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर उसमें कोई दवा न दिए हों पहले, तो अब ये समय है कि उसमें निकाई गुड़ाई अवश्य कर लें, खुरपी से कर लें, हाथ से निकाल कर लें, या हो चला कर अगर लाइन में है तो वीडर हो आते हैं जिनको कि 2 लाइन के बीच में और 2 पौधों के बीच में दोनों तरफ से चला करके उसको खरपतवार को उसमें मिट्टी में मिला देंगे, आसानी से वो खरपतवार मर जाएंगे और उसमें सड़ करके खेत में ही खाद बन जाएंगे। इसके बाद क्या करना है कि ऊपर निवेशन 2 से 2.5 फीट के अगर पौधे हो गए हैं और ज़मीन इतनी हल्की है कि उसमें जुताई आसानी से हो सकती है, तो
पौधों के बीच में यूरिया का भुड़काव करके 1 किलोग्राम यूरिया प्रति किलो कट्ठा के हिसाब से, या अगर संकर किस्म के मक्का लगाए हैं तो 1.5 किलोग्राम यूरिया प्रति कट्ठा के हिसाब से छींट करके और उसमें मिट्टी चढ़ा दें। दूसरा ध्यान देना है कीटों के ऊपर। बरसात के समय में कीटों का प्रकोप बहुत होता है। एक तो जब 2-3 पत्तियों के जब पौधे होते हैं मक्के की, उसी समय कीट लगते हैं और पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। बहुत तरह के कीट होते हैं उस समय में। एक तो पिल्लू जैसा कीट होता है जो नीचे पत्तियों को बैठ कर के काट करके खाता है, और दूसरा सुग्गा, जिसको सुग्गा हॉपर कहते हैं, वो भी छोटे छोटे से लेकर के बड़े हॉपर होते हैं और पत्तियों को, मुलायम पत्तियां रहती हैं उस समय खाने शुरू कर देते हैं। अगर वो अवस्था हो और पत्तियों पर कीट का प्रकोप हो तो उस समय ऐसी दवा दें जो कि थोड़ी सिस्टेमिक भी हो और वो कारगर हो। 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल करके हमारे किसान बंधु दे सकते हैं। किसान बंधु अच्छी तरह से छिड़काव कर दें खेत में ताकि पौधों पर दवा मिल जाए। अगर थोड़ी पहले किसान बंधु मक्का लगा चुके हैं और वो 2 से 2.5 फीट ऊंचा हो गया है, 8-10 पत्ती का हो गया है, तो ऊपर से और वही कीट उसमें लगता है और गाभा में जाकर के गाभा को खा जाता है। और उसका ये है कि गाभा वाली पत्ती को खाता है और भीतर घुस करके बाहर में उसके स्कीटा जो पदार्थ छोड़ता है मल के रूप में, वो उस पर दिखाई पड़ता है, भूरा रंग का या लाल, हल्का लाल रंग का। तो इससे पता लग जाएगा कि वो और वही कीट लगा है। नीचे छेद करके निकल भी आते हैं, जिससे ऊपर पौधे की बढ़वार रुक जाती है और उसमें अच्छे बाली नहीं लगती है और फिर पौधा निकलता नहीं है, सूख जाता है ऊपर से। ये कीट बहुत खतरनाक है क्योंकि पूरे पौधे को ही बर्बाद कर देता है। यही अवस्था है जिस समय इस कीट का आक्रमण होता है और वही कीट का, तो उन्हें पता लग जाएगा कि कौन कौन से पौधे आक्रांत हैं। इसके लिए कार्बोफिनॉन 3G का 3 किलोग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से, या थीमेट नामक दवा आती है, ये 10G आती है, और इसका 2 किलोग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से 27 कट्ठे में इसको गाभा में देना होता है। और हर गाभा में एक बार उसको ऊपर से झाड़ते जाएं, पौधे उसको सोख लेंगे और कीड़ा जब उसको खाएंगे तो सब मर जाएंगे। इस तरह से हमारे किसान बंधु अभी बरसात के समय में अपनी मक्की की फसल को अच्छी तरह से देखभाल करके आशा है अच्छी फसल प्राप्त करेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गजरौला रामपुर के संत कुमार कुशवाहा ने। आपने मिर्च की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, अभी आप अपने प्रक्षेत्र पर मिर्च की खेती किए हुए हैं और मिर्च में इस बरसात के समय में कई ऐसे बीमारी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक बीमारी जो मिर्च में अभी सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है उसको एंथ्रैकनोज या आप फ्रूट रॉट कह सकते हैं। इसमें कई फेज होते हैं। एक होता है डायबैक। डायबैक का मतलब हुआ कि जो पौध है मिर्च का, उसके पत्ती के ऊपरी भाग से सूखना शुरू होता है और नीचे तक आता है और पूरा आपका पौधा सूख जाता है। और यदि जो पौधा आपका बचा है उसमें जो फूल लगेगा वो फूल भी आपका रॉटिंग या सूखने लगता है या ऊपर काला भूरा काला होगा। बीमारी परिलक्षित होता है फसल पर तो फाइटोलोन अथवा ब्लैटॉक्स 50 या और बेविस्टिन, ये सब जितने भी फंजीसाइड हम अभी बता रहे हैं आपको, उसमें खास करके कॉपर ऑक्जीक्लोराइड जिस फंजीसाइड जैसे ब्लैटॉक्स 50, ये बहुत इस बीमारी को नियंत्रण करने में कारगर सिद्ध होता है। इसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे। फिर 10 से 12 दिन के बाद आप एक स्प्रे और कर देंगे तो आपका इस बीमारी से फसल सुरक्षित रहेगा, अधिक उत्पादन होगा। एक और इस बरसात के समय में जो चिली पर या मिर्च पर जो बीमारी दिखता है उसमें फ्यूजेरियम विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट, ये दोनों बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट
भी दिखाई देता है। तो फ्यूजेरियम विल्ट जो आप देखेंगे तो अचानक आपका पौधा मुरझा जाएगा और आपका मर जाएगा। और सारे ऐसे जब एक पौधा जहाँ पर दिखाई देगा वो पैच में सभी फसल जो उस क्षेत्रफल के जो पौधे हैं वो प्रभावित होकर नष्ट हो जाएगा। उसी तरह का बैक्टीरियल ब्लाइट में भी इसी तरह का लक्षण आपको देखेगा, काला हो जाएगा। दोनों में समान एक समानता क्या नहीं है। जैसे फ्यूजेरियम विल्ट का प्रभावित पौधे को जड़ को उखाड़ेंगे पानी से, साफ पानी से धोकर, और बैक्टीरिया विल्ट के पौधे को उखाड़कर साफ पानी में जड़ को धोकर बीच में चिरा लगाकर शीशे के गिलास में यदि दोनों प्रभावित पौध को डालेंगे तो देखेंगे कि जो बैक्टीरिया से प्रभावित है उसमें कि ऊजिंग होगा, और जो फ्यूजेरियम विल्ट से प्रभावित है उसमें ऊजिंग नहीं होगा। ऊजिंग का मतलब है सिगरेट के धुएं की तरह या जेट विमान के धुएं की तरह ग्लास के पेंदी की तरफ एक लकीर या उजला या लकीर बैठता हुआ नजर आएगा। इस तरह का लक्षण आप देखेंगे तो समझ जाएं कि आपका कौन सा फसल फ्यूजेरियम विल्ट से प्रभावित है, कौन सा फसल बैक्टीरियल विल्ट से प्रभावित है। जब आप समझ जाएंगे कि फ्यूजेरियम विल्ट है या बैक्टीरिया विल्ट है तो उसके अनुसार फ्यूजेरियम विल्ट रहने पर आप बेबिस्टिन का स्प्रे करें, और बैक्टीरियल विल्ट रहने पर आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आप 1 ग्राम लगभग 6 लीटर पानी में मिलाकर आप जड़ में आप दें तो आप देखेंगे कि आपका फसल स्वस्थ होता है। इस तरह से करने से आप का फसल अच्छा होगा। लास्ट में यही हम कहेंगे कि आप बीज उपचारित करके लगाएं, जड़ को उपचारित करके लगाएं, और आप खेत को गर्मी में गहरी जुताई अवश्य कर दें, जिससे कि कई ऐसे मिट्टी में रहने वाले जीवाणु या फफूंद ये सब नष्ट हो जाएंगे और आपके फसल स्वस्थ होगा और अधिक उत्पादन होगा। धन्यवाद। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है जगतपुर रायबरेली के शरद मिश्रा ने। आपने गाजर घास के समन्वित प्रबंधन पर जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पार्थेनियम घास या गाजर घास, यह 1960 के दशक में हरित क्रांति के समय मेक्सिको से खाद्यान्न आयात के दौरान दबे पांव भारत में आया, इसलिए इसे मैक्सिकन घास भी कहते हैं। परंतु आज के दौर में यह खरपतवार लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में देश भर में महामारी की तरह फैल चुका है। यदि इसकी पहचान की बात करें तो यह 1 वर्षीय शाखीय पौधा है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक होती है। इसका तना रोएदार एवं अत्यधिक शाखा युक्त होता है। पत्तियां गाजर की तरह होती हैं तथा फूलों का रंग सफेद होता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रत्येक पौधा 5 से 25 हजार तक बीज पैदा करता है। इसके बीजों में सुषुप्त अवस्था नहीं होती, जिसके कारण बीज जमीन पे गिरते ही थोड़ी सी नमी पाकर पुनः अंकुरित हो जाते हैं और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। गाजर घास का पौधा 3 से 4 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है और 1 वर्ष में इसकी 4 पीढ़ी पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा यदि गाजर घास के हानिकारक पहलुओं पर चर्चा करें तो यह गाजर घास मनुष्यों में अस्थमा, चर्म रोग, कैंसर, एलर्जी इत्यादि विभिन्न रोग उत्पन्न करती है। साथ ही यदि मवेशी इसे चर लें तो उन्हें चर्म कैंसर भी हो सकता है। कभी कभी तो गर्भपात भी हो जाता है। साथ ही साथ कार्य क्षमता व दुग्ध उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। यह खरपतवार पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा कर उनकी बढ़वार को रोककर लगभग 70 से 72% तक का नुकसान कर जाता है। एक खास बात है इस खरपतवार की कि ये पौधा जहाँ उगता है वहाँ अन्य पौधों को नहीं उगने देता। इसके बीज हवा के साथ उड़कर, जल के साथ बहकर, मिट्टी, पैरों, जानवरों के खुरों इत्यादि से चिपककर अन्य स्थानों पर पहुँच जाते हैं। यह खरपतवार अपना नटखट स्वभाव तो तब जाहिर करता है जब मौसम समाप्त होने लगता है, तो यह अत्यंत कम समय में
परिपक्वता अवस्था को पूरा कर लेता है और छोटे छोटे पौधे में फूल निकल आते हैं, जिससे इनका जीवन चक्र जल्द ही पूरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में गाजर घास का नियंत्रण हर किसान व हर नागरिक का प्रथम दायित्व बनता है। अतः इस खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए समेकित नियंत्रण पद्धति को अपनाना होगा, जो कि इस प्रकार से है। गाजर घास को फूल आने से पहले जड़ से उखाड़कर जला देना चाहिए। ध्यान रहे कि उखाड़ते समय हाथ में दस्ताने अवश्य पहने। नंगे हाथ से गाजर घास नहीं उखाड़ें। आकृषित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा वाले पौधे जैसे चकोरा या औषधीय पौधे घुंघरू को लगाकर गाजर घास की वृद्धि एवं विकास को रोका जा सकता है। घर के आसपास संरक्षित क्षेत्रों में गेंदे के पौधे लगाना चाहिए। कृषि क्षेत्रों में शीघ्र बढ़ने वाली फसलें ढैंचा, ज्वार, बाजरा आदि की फसलें लेनी चाहिए। कृषि क्षेत्रों में गाजर घास के नियंत्रण करने के लिए धान की फसल में ब्यूटाक्लोर 1.5 से 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व, ज्वार तथा बाजरा में एट्राजीन 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व, सोयाबीन की फसल में ऑक्सीफ्लूओरफेन 0.15 किलोग्राम सक्रिय तत्व, राजमा, भिंडी, टमाटर की फसल में एलाक्लोर 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व, आलू टमाटर की फसल में मेट्रोब्यूजेन 0.50 से 0.75 किलोग्राम, मूंग, अरहर, उड़द में पेंडामिथलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव बुआई के तुरंत बाद या अंकुरण से पूर्व करना चाहिए। लेकिन गेहूं की फसल में 2,4-D 0.50 से 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व बुआई के 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करना लाभकारी रहता है। आकृषित क्षेत्रों में शाकनाशी रसायन जैसे ग्लाइफोसेट 1% का घोल फूल आने से पहले छिड़काव करना चाहिए। जैविक नियंत्रण के अंतर्गत जाइगोग्राम बाइकोलेरेटम नामक कीड़े को वर्षा ऋतु में गाजर घास पर छोड़ देना चाहिए। फूल आने से पहले गाजर घास को उखाड़कर कंपोस्ट बनाने में व्यवहार कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते समय रखी जाने वाली सावधानियों पर। तो किसान भाइयों, शाकनाशी रसायन के छिड़काव हेतु फ्लैट पैन नोजल का प्रयोग करें। शाकनाशी रसायनों की अनुमोदित मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर ही छिड़काव करें। छिड़काव करते समय पूरे कपड़े, दस्ताने व चश्मे का प्रयोग करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।